कंटिन्यू करते। अब जनरली जनरली क्या होता है, सीपी का जो वैल्यू रहता है ये क्या रहता है, सीवी से ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉर आइडियल गैस, ये सेम एग्जैक्ट चीजें आपको फिजिक्स में भी है। सीपी माइनस सीवी, ये वैल्यू इक्वल टू क्या रहता है, आर के बराबर। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आर का वैल्यू पता हो। यहाँ पे आर का वैल्यू आपको 8.314 यूज करना है कि यहाँ पे जो भी वर्क डन, जो भी रहता है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जूल के फॉर्म में है। 8.314 यहाँ पे यूज करना है, ये भूलना मत। ओके, तो यहाँ पे लिखना एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक गैसेस। अब कौन है मोनो एटॉमिक गैसेस? सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, तो एक और चलो क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब आता है। ठीक है, सीपी और सीवी इज इक्वल टू क्या रहता है कि ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है फॉर ऑल टेम्परेचर्स। ओके, लेकिन फॉर एवरी सब्सटेंस सीपी, सीवी एंड सी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज ये वाला जो टेबल, आपको ये टेबल में आपको पीछे बना के देता हूँ। फॉर आइडियल गैस, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो एटॉमिसिटी। ओके, अभी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? जैसे कोई कोई गैसेस मोनो एटॉमिक रहते हैं, कोई डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, तो ये सब हम लोग एटॉमिसिटी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप लिखो फर्स्ट वाला, दैट इज मोनो एटॉमिक गैसेस। अब मोनो एटॉमिक गैसेस कौन कौन है, इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिखाया है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ओके, अब इसका जो CV का वैल्यू रहेगा, ये क्या रहेगा, 3/2R। अब ये सब फॉर्मूलाज आप फिजिक्स में करोगे, KTG करके चैप्टर है, तभी आप करोगे। CP जो है, CP जो रहेगा, दिस विल बी 5/2R। CP और CV में कैसा रिलेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, CP इक्वल टू क्या रहेगा, 1 + CV। यहाँ पे ये जो गैमा है, गैमा इक्वल टू क्या रहेगा, CP/CV। ये गामा को आप बोलते हो पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे बहुत बार पॉइजन्स रेशियो आएगा। एक आपको एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वहां पे भी पॉइजन्स रेशियो रहेगा, लेकिन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितना आएगा, 5/3, विच इज इक्वल टू 1.66। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड में सबसे पहले ए पार्ट है, दैट इज फॉर डायटोमिक गैसेस। लेकिन ये क्या रहने चाहिए, लीनियर रहने चाहिए। लीनियर ये सब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। ओके, दूसरा क्या है, बी पॉलीएटॉमिक गैस है, लेकिन ये क्या है, इट इज लीनियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, O2, H2, N2, N2O, CO।
एक्सेट्रा, इससे भी ज्यादा है। एग्जाम्पल्स के लिए अभी के लिए बस केमिकल बॉन्डिंग के वक्त आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या रहता है, 5/2 आर रहेगा। अफकोर्स आप इसको 1 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 7/2 आर रहेगा। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7/5। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 1.4। चलो थर्ड वाला जो पार्ट है दैट इज पॉली एटॉमिक है, लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर। अब यहां पे कौन कौन आता है, H2O, SO2, ओजोन एंड मीथेन गैस एक्सेट्रा, और सारे एग्जांपल्स है। ओके, इधर क्या आएगा, दिस विल बी 3R। इसको अगर आप +1 करोगे तो ये क्या होएगा, 4R। रेशियो लोगे तो 4/3 होएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1.33। अगर आप नोटिस भी करोगे तो आपको कुछ नोटिस भी हुआ रहेगा। इसका वैल्यू 1.5 है, इसका वैल्यू 2.5 है, इसका वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू कितना है 2.5, इसका वैल्यू कितना है 3.5, इसका वैल्यू कितना है। ये तो आप तो ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर इसको 3 जो भी कैसा रखना है आपके ऊपर है चॉइस। ओके, तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। अभी इतना पार्ट हो गया। ये आपका टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आपको जस्ट थोड़ा मैं ये ऊपर से आइडिया देता हूँ। ये 3, 5 और चलो 3 और 5 का मैं आइडिया देता हूँ। ये 3, 5 और 7 में से आता है। तो यहाँ पे ना कंसेप्ट आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट आता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, मतलब एक मॉलिक्यूल अपने एक्सिस में कौन से इसमें रोटेट कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो टेबल में है, तो आपने क्या क्या कंसिडर किया है। तो सबसे पहले आप लिखो ऑल सीपी एंड सीवी वैल्यूज आर टेकन कंसिडरिंग ओनली। यहाँ पे लिखो कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखना फर्स्ट ट्रांसलेशनल, सेकेंड लिखना रोटेशनल, डिग्रीज ऑफ। आप यहाँ पे क्या नहीं काउंट कर रहे हो, तो ये लिखना वी डू नॉट काउंट। यहाँ पे लिख सकते हो वी डू नॉट काउंट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कम काउंट करोगे, ओनली काउंट at very high temperature, that is 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, very high। ये जस्ट पॉइंट जस्ट लिख के रखना। यहाँ पे लास्ट में आप जस्ट ये लिख के रख सकते हो कि मोलार की कैपेसिटी जो रहता है ये इक्वल टू रहेगा स्पेसिफिक हीट इनटू मोलार। चलो दो टाइप का एनर्जी देगा, वर्क और हीट। अब जो तीसरे टाइप का एनर्जी है, यहाँ पे लिखना इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, रिप्रेजेंट आप किससे करते हो, यू से करते हो। कैसे टाइप का फंक्शन है ये, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करता है बस। तो लिखना एवरी thermodynamic system at rest and
in absence of force fields. अब ये फोर्स फील्ड्स कौन कौन है? तो दो टाइप के फोर्स फील्ड्स है, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है दैट इज ग्रेविटेशन फील्ड, लेकिन अभी के लिए वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यही दो हम लोग काउंट करेंगे। तो इधर लिखना फोर्स फील्ड, इसके आगे आप लिख सकते हो पोजेस a certain amount of energy associated with molecules and is called internal energy. सबसे पहले चीज, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये किस किस का बना हुआ है? ये जो इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले आपको पता है मॉलिक्यूल्स मूव होंगे तो उनके इंडिविजुअल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं। तो मूव होएगा मतलब कौन सा एनर्जी रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा? एक मॉलिक्यूल्स रोटेट हो सकते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक मॉलिक्यूल्स आगे और पीछे जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे आएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा जो है, मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा, इधर आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी किसके बदले रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बदले। फिर इनके बीच में, बॉन्ड्स के बीच में, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज रहेगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जिसकी वजह से क्या रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज है। इसका आप रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन इज केमिकल बॉन्ड, एंड इसका रीजन इज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब और बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के स्कोप के लिए आपको इतने सब पता रहता है। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड। कि कंटिन्यूसली क्या हो सकता है, कोई गैस मॉलिक्यूल लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, तो इतना सब आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। तो आप किसका कैलकुलेशन कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टेट फंक्शन है बोला है, तो आप इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी easily found out। ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि बॉडी का इंटरनल एनर्जी कितना है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, इसके बीच का चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते। तो नेक्स्ट पार्ट क्यों जा रहा हूं, बस एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि हम लोग यू ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी जो रहता है
ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। आपको अगर रियल गैस इक्वेशन अगर याद हो, तब हमने प्रेशर का एक डेरिवेशन किया था 1/3 वाला, अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी। फिर हम लोग क्या करते, पीवी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करते? आरटी सब्स्टिट्यूट करते। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, अब ये पीवी के बदले आरटी कैसे आया? पीवी इक्वल टू एनआरटी रहता है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग 1 कंसिडर करें 1 मोल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का स्पीड रहेगा। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये आप जस्ट नोट करके लिखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फंक्शन है किसका? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। ओके, तो जरा ध्यान दो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब ये बहुत बार मैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको बोल रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है तो जरा ध्यान दो। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि जैसे आप क्या करोगे, आपका टेम्परेचर चेंज करोगे, आपका यू पे क्या चेंज आएगा? वापस रिपीट करता हूं, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि टी चेंज करने पे यू पे क्या चेंज आता है, कि बढ़ता है कि कम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर सपोज से ये कुछ ऐसा रहता, f इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी ऐसा लिखते हैं, f इज अ फंक्शन ऑफ, चलो ये हो गया, f इज अ फंक्शन ऑफ p लेते हैं, या फिर ऐसे u इज अ फंक्शन ऑफ p। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर चेंज होने पे u पे क्या चेंज आएगा? ये ग्राफिकली जो भी वैल्यूज आएगा, ये भी आपको एक ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए बेसिक आपको क्या समझना है, u इज अ फंक्शन ऑफ p का मीनिंग क्या है? p चेंज होने पे इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट है, बस आपको अभी के लिए वो ध्यान में रखना। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। चलो, तो वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बदले आप क्या लिखोगे? तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड आप लिख सकते, एक सेकंड यहाँ पे प्रेशर लिखना है। ओके, इसका मतलब जो डेल्टा यू रहेगा ये ओवरऑल किसका फंक्शन है? तो ये ओवरऑल फंक्शन है टी एंड पी का, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या है? फंक्शन। ओके, अब ध्यान दो, सबसे फर्स्ट है यहां पे फॉर एन आइडियल गैस। ये जो हमने केस कंसीडर किया है, दिस इज फॉर रियल गैस है। आप कंसीडर कर रहे हो किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा 0। क्यों 0 रहता है? क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है? 0। वी डोंट कंसिडर इट, नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो जो डेल्टा यू रहेगा, दिस विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन इंटर एनर्जी क्या बन जाएगा? बन जाएगा फंक्शन ऑफ, ये किसके लिए? तो आप लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए। ये आप किसके लिए लिख सकते हो? या आप लिख सकते हो रियल गैस के लिए। ओके, चलो, तो ये हमने दोनों चीज डिस्कस किया यहाँ पे एकदम डिटेल में। अब हम यहाँ पे कल के जैसा, अगर सपोज ये वाला फंक्शन रहेगा, रियल गैस रहेगा, तो आप कैसे चेंज इन इंटर एनर्जी को कैलकुलेट करोगे? तो मैंने आपको कल बताया था पार्शियल डेरिवेटिव्स के रिलेटेड कंसेप्ट। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है, ये दोनों पे आपका डेल्टा यू डिपेंडेंट है। तो अगर आपको सपोज चेंज इन इंटर एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा,
तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल्टा यू अपॉन चेंज इन डेल्टा टी कंसिडरिंग प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to change in pressure considering temperature constant, and यहां पे क्या आएगा, dp आएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो, ये लास्ट टाइम ही आपको कराया था मैंने, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड रुकते, मेरे हिसाब से ये शायद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, ठीक है चलेगा। यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, जस्ट इधर ना प्रेशर मत लिखना, तो वो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। आपके ऊपर है, आपको लेना ले सकते हो, नहीं लेना मत लो, लेकिन मेरे हिसाब से वॉल्यूम रहेगा तो ही डेरिवेशन थोड़ा सा करेक्ट होएगा। प्रेशर भी ले सकते हो, लेकिन अभी ये डेरिवेशन के सेक के लिए मैं अभी वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर रहे हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसिडर करो, यहाँ पे इसको वॉल्यूम लेना, चेंज। आप प्रेशर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, प्रेशर भी आप ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, मैं वो भी करके देखता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जब आपका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इतना पार्ट, ये क्या बन जाता है, सीवी बन जाता है। सेम वे अगर आपने सपोज यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर लिया रहता, तो ये क्या होता था डेरिवेशन, ये होता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन डेल्टा टी कंसिडरिंग प्रेशर कांस्टेंट, ये क्या आता था, यहाँ पे dt आता था, प्लस डेल्टा यू अपॉन यहाँ पे क्या आता, चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे क्या रहता, dp कंसिडरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इसको आप क्या लेते थे, सीपी लेते, क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या लेते हो, सीपी लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वॉल्यूम, मेरे को जस्ट ये डेरिवेशन करेक्टली करना है, इसीलिए इसको मैंने वॉल्यूम लिखा, और कुछ। चलो अब ध्यान देना, तो हमने यहाँ पे इसका जो फाइनल फॉर्मूलाज है, ये मैं लिख के देता हूं। तो इफ u is a function of temperature and volume, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, यू कैन राइट cv इंटू डेल्टा टी, प्लस यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल यू कंसिडरिंग वॉल्यूम कौन, सॉरी कंसिडरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड यहां पे क्या आएगा, dv, and if you are considering u as a function of temperature and pressure, तो यहाँ पे रहेगा du इक्वल टू cp इंटू डेल्टा टी, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, du अपॉन dt कंसिडरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी चेंज इन प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 इंपॉर्टेंट केसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है केस 1। केस 1 में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि गैस जो है ये क्या है, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस रहेगा तो सबसे पहले आपको पता है कि जो u रहेगा ये फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, t। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो du इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे आप पूरा डेरिवेटिव लोगे, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी f डैश, तो नॉर्मल डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, du अपॉन dv, ठीक है।
तो ये जो पार्ट रहेगा, आपको पता है वॉल्यूम चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल रहेगा, ये इक्वल टू क्या होएगा, 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो du इक्वल टू रहेगा cv इंटू dt। कैसे? क्योंकि ये पार्ट आपका क्या बन गया, 0 बन गया, तो इसीलिए पूरा पार्ट क्या होएगा, 0। ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसके साथ कंसिडर करना है तो du इक्वल टू क्या आएगा, cp इंटू dt आएगा। यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर रहे हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हो, इधर आप किसको कंसिडर कर रहे हो, प्रेशर को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हो, ये वाले पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज अगर आपको फाइनाइट चेंज के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आएगा टीवी फ्रॉम 1 to 2, इधर क्या आएगा, डेल्टा। यहाँ पे आपका सी जो रहेगा इट इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल है। यूजुअली क्या होता है, ये जो सीवी वाला पार्ट है ये क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पे बस आप एन भी ऐड कर सकते हो तो एन नंबर, तो ये आप याद रखना, ये आप यूज कर सकते हो फॉर एवरी प्रोसेस। बस ये क्या रहना चाहिए, आइडियल। ओके, अब सपोज यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर रहे हो, ध्यान देना, यहाँ पे केस 2 जो है, आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हो, रियल गैस कंसिडर कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस है ये क्या, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस रहेगा, इसका मतलब सबसे पहले du ये क्या रहेगा, इट विल बी ऑफकोर्स जो फॉर्मूला है cv इंटू dt, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वी, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, dv रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिफरेंशिएट ही नहीं होएगा, 0 होएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहने की वजह से क्या होएगा, सबसे पहले ये जो डेल यू रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, एन सी बी, यहाँ पे रहेगा 1 to 2, इधर आपका क्या है, v कांस्टेंट है। सपोज आपका v कांस्टेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे डेल u जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा n 1 to 2 cv इंटू क्या आएगा, बस ध्यान देना ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपका cv क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका cv रहेगा फंक्शन ऑफ, तो यहाँ पे लिखना केस नंबर 3, तो इसमें लिखो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब यहाँ पे भी इट्स वेरी सिंपल, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आपको पता है इनके वॉल्यूम में तो नेग्लिजिबल चेंज है, इनकम्प्रेसिबल ये लोग, तो इसका मतलब यहाँ पे भी Cp एंड जो Cv का वैल्यू रहेगा ये C के बराबर रहेगा, जिसकी वजह से डेल U जो रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, n, यहाँ पे Cv इंटू ये क्या रहेगा, डेल T। अब Cv लो, अब Cp लो, C लो, सबका मीनिंग वन एंड द सेम है, क्योंकि इनमें सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ये सारे वैल्यूज क्या रहता थे, इक्वल बन जाते। ओके, यहाँ पे प्रोसेस 1 से लेके 2 तक जा रहा है, ऑफकोर्स चेंज इन वॉल्यूम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो सेकेंड पार्ट है ये तो ऑफकोर्स 0 होएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए सेकेंड पार्ट भी 0 हो रहा है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी जो फॉर्मूला रहेगा ये इक्वल टू रहेगा n 1 to 2 c डेल्टा t रहेगा। अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आपका c क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
सेम वे ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, NC 1 to 2 यहाँ पे dt, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपका C जो रहता है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। होप ये पार्ट